हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए। आज की करंट अफेयर की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आज का पहला न्यूज़ है, आप लोग करंट के साथ साथ स्टैटिक वाला पोर्शन भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ कब इंपॉर्टेंट बन जाए ये हमें नहीं पता होता है। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने कवर किया है, चाहे वो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर वो स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो कॉपी कलम तैयार रखिएगा, जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। जिस चीज़ को मैं बोलूंगा वो तो लिखना ही है, बाकी जहां आपको खुद से लगे कि ये चीज़ मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको आप लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। स्किप नहीं करेंगे एक भी चीज़ को। क्लियर? आइए अपने प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट, ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन डेविल हंट, ठीक है। ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। किस देश के द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं ऑपरेशन डेविल हंट है क्या। बांग्लादेश की सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया है। शनिवार को देश भर में अशांति को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे, आप आए दिन जब आप अखबार पढ़ते होंगे और न्यूज में देखते होंगे, पिछले साल क्या हुआ था, बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर अहिंसा फैल गई थी, ठीक है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर वहां पे हिंसा फैल गई थी और इस कारण से क्या हुआ था, तख्ता पलट हो गया था, ठीक है। शेख हसीना जी को देश छोड़कर भागना पड़ा और वहां पर मोहम्मद यूनुस ने अपनी अंतरिम सरकार बना ली थी, ठीक है। तो अभी भी वो चीजें चल रही है, जो आपकी अशांति है, हिंसा हो रही है, उस चीज को खत्म करने के लिए जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन चीजों को, उन लोगों को पकड़ने के लिए, ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है। क्लियर है? तो ऑपरेशन डेविल हंट क्या है समझ में आ गया आपको। और ये घटना कब से चली आ रही है? पिछले साल से चली आ रही है। ये हिंसा वाली जो बात है ये पिछले साल से चली आ रही है। क्यों हुई थी? तो आरक्षण के मुद्दे पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और ये बहुत ही विकराल रूप इस प्रोटेस्ट ने ले लिया। क्लियर? आगे देखते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के 6 महीने पूरे होने के तुरंत बाद यह शुरू हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेशन डेविल हंट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। आइए और कुछ स्टैटिक वाला देखते हैं। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? ये जो आप देखते हैं ना, ये वाला हिस्सा, जैसे कि आप इंडिया को देखते हो, ठीक है, इंडिया को जो आप देखते हो, तो जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, ये वाला तो पाकिस्तान है। और ये जब था ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में उस समय हमारे देश की पीएम कौन थी? 1971 की घटना है। हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी पीएम थी इंडिया की, ठीक है। इंदिरा गांधी इंडिया की पीएम थी और 1971 में आपको पूर्वी पाकिस्तान को आजाद किया गया और बांग्लादेश का गठन हुआ था, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था। क्लियर? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। याद रखिएगा, फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट कौन थे बांग्लादेश के? तो शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो कैपिटल है आपकी ढाका। कैपिटल क्या है? ढाका। लिखते चलिएगा सारी चीजें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला ना, कब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट हो जाए आपको भी नहीं पता है, ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे और इसका कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल ढाका है। क्लियर? करेंसी क्या है? तो बांग्लादेशी टका, ठीक है। बांग्लादेशी टका इसकी आपकी करेंसी है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद एक देश की कमान संभालने जा रहे हैं और ये नोबेल पुरस्कार, अभी जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद, तो कमान किसने संभाली? मोहम्मद यूनुस जी ने संभाली, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस जी पता है कौन है? नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है अर्थशास्त्र के श्रेणी में, ठीक है। अर्थशास्त्र के श्रेणी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अर्थशास्त्र की श्रेणी में मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अभी बांग्लादेश की कमान किसने संभाल रखी है? तो मोहम्मद यूनुस ने संभाल रखी है। क्लियर है?
सारे आपके स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बातें बता दी आपको। 71 में स्वतंत्र देश बना था, पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान थे, कैपिटल इसकी ढाका है, करेंसी इसकी टका है, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस अभी इसके वर्तमान आपके पीएम है, क्लियर। और ये कौन है, तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता है अर्थशास्त्र की श्रेणी से। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल देश है। कौन से क्रम पर आता है भारत? प्रश्न क्या है, तो डिजिटलीकरण, ठीक है, डिजिटलीकरण, डिजिटल जो दुनिया बन रही है, ठीक है, एआई आ रहा है, ठीक है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो इस मामले में भारत का रैंक क्या है, क्लियर। तो भारत का रैंक क्या है, भारत इज ऑन 3rd रैंक, ठीक है। भारत कौन से रैंक पे है, भारत 3रे रैंक पे है, क्लियर। डिजिटलीकरण के मामले में भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत 3रे स्थान पे है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जो रिपोर्ट आती है वो कौन जारी करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी किसने की है, तो सबसे पहले लिखिएगा कि इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारत विश्व में 3रा सबसे बड़ा डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे आपका यूएस है, फर्स्ट पे लिखिएगा, टॉप 3 याद ही रहना चाहिए। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे आपका यूएस है, ठीक है। सेकंड पे आपका चाइना है, सेकंड पे कौन है, चाइना है, सेकंड पे कौन है, चाइना है। और थर्ड पे इंडिया है। इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक 3री है, फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है, क्लियर। अब देखते हैं डिजिटलीकरण को लेकर भारत में कौन कौन से काम किए गए हैं, ठीक है। तो कुछ 2 मुख्य काम मैंने लिखे हैं, जैसे कि भारत नेट परियोजना 2023 में आया था, ठीक है। 2023 तक भारत को सभी गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मतलब वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट परियोजना लाया गया था, और इसका उद्देश्य था कि 2023 तक भारत के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम आया था, इसका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्टार्टअप के लिए अनुकूल परिस्थिति की तंत्र बनाना था, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया आया कि इस माध्यम से भी हम डिजिटलीकरण को बढ़ावा देंगे। डिजिटल साक्षरता अभियान आया, दिशा कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं, इस वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। मतलब घर का, परिवार का कोई एक सदस्य, कोई एक व्यक्ति आपका डिजिटल रूप से, मतलब कि उसे हर चीज की डिजिटल रूप से, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ऑनलाइन वर्क्स कैसे किए जाते हैं छोटे मोटे, ठीक है, इन सभी चीजों का उसको नॉलेज हो। तो एक व्यक्ति को आपको ये नॉलेज देना था, इसीलिए दिशा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो भारत नेट परियोजना, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है, ये सारी चीजें भारत को डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। टॉप पे कौन है, यूएस है, सेकंड पे चाइना है, और थर्ड पे आपका भारत है। राज्यों की स्थिति देखें तो कर्नाटक टॉप पे है। कौन सा स्टेट टॉप पे है, कर्नाटका टॉप पे है, ठीक है। महाराष्ट्र सेकंड पे है और तेलंगाना थर्ड पे है, ठीक है। कर्नाटका टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है और तेलंगाना आपका थर्ड पे है। तो भारत में कौन से राज्य किस स्थान पे है ये भी याद रखिएगा टॉप 3 में, और विश्व में टॉप 3 रैंक किसकी है ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ में आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो यूएस टॉप पे है, चाइना सेकंड पे है, थर्ड पे आपका इंडिया है, और राज्यों की बात करें तो कर्नाटका टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, तेलंगाना थर्ड पे है, क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया, ठीक है, किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोमेटो, ठीक है। हालांकि जोमेटो का नाम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, जोमेटो अपने पार्टनर कंपनी का नाम चेंज कर रहा है, ठीक है, जोमेटो अपने पार्टनर कंपनी का नाम चेंज कर रहा है। कल जब जोमेटो ने ट्विटर पे ये न्यूज डाली कि हम अपना नाम चेंज करने जा रहे हैं, तो बहुत प्रतिक्रिया देखने को मिली, बहुत लोगों ने ट्वीट किया कि जोमेटो ही सही था, ये आप नाम क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत तरह तरह के ट्वीट्स बने इस पे और मीम्स बने इस पे। तो ये जो इटर्नल है, तो फिर जोमेटो ने ट्वीट करके रीट्वीट किया, और जोमेटो ने बताया कि हम अपना नाम चेंज नहीं कर रहे, जोमेटो जैसा था वैसा ही रहेगा, हम सिर्फ अपने पार्टनर कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं, क्लियर। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा जोमेटो।
जोमेटो के खुद को इटरनल लिमिटेड के रूप में रीब्रांड करने की घोषणा ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस नेम चेंज पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी को यह साफ करना पड़ा कि केवल उसकी पेरेंट कंपनी का नाम बदला जाएगा। सीईओ कौन है इसके? दीपेंद्र गोयल ने कहा कंपनी का फूड डिलीवरी बिजनेस जोमेटो ऐप के पहले जैसा ही बना रहेगा। मतलब जोमेटो जैसा था, ठीक है, जोमेटो जैसा था वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसकी पेरेंट कंपनी का मतलब ये होता है कि मान लो कि मैं किसी कंपनी का ओनर हूं, ठीक है, मैंने दूसरे किसी कंपनी को खरीद लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं उसका पेरेंट कंपनी हो जाऊंगा, ठीक है। मैंने जैसे मान लो कि मेरा कोई कंपनी ABCD कुछ भी है, ठीक है, मैंने एक कंपनी खरीदी, ठीक, और जो वो कंपनी जो मैंने खरीदी है मैं उसके लिए पेरेंट कंपनी हो जाऊंगा, ठीक है। तो जोमेटो अपने, जैसे कि ब्लिंकिट को जोमेटो ने खरीद लिया, जैसे ब्लिंकिट को जोमेटो ने खरीद लिया, तो ब्लिंकिट क्या हो जाएगा, जोमेटो क्या हो जाएगा ब्लिंकिट के लिए? पेरेंट कंपनी हो जाएगा। तो जोमेटो अपने पेरेंट कंपनी का नाम चेंज कर रहा है, ना कि अपने प्लेटफॉर्म का, ठीक है। तो जब ये प्रतिक्रियाएं आई तो जोमेटो के जो सीईओ थे, जो हेड है, वो आपको सोशल मीडिया पर आके उन्होंने फिर बतलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग टेंशन ना ले, जोमेटो जिस नाम से था उसी नाम से चलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रेशम उत्पादन विभाग ने कहां रेशम किसान मेले का आयोजन किया है? रेशम किसान मेला, हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? रेशम किसान मेला का आयोजन। रेशम किसान मेला का आयोजन कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर, नैनीताल, देहरादून, उधमपुर। तो रेशम किसान मेला का आयोजन आई थिंक उधमपुर में किया गया। कहां किया गया है? उधमपुर में किया गया है। रेशम किसान मेला का आयोजन कहां किया गया है? नहीं, जम्मू कश्मीर में, सॉरी, हाँ, ठीक है, उधमपुर में, ठीक है। तो रेशम किसान मेला का आयोजन कहां किया गया है? उधमपुर में किया गया है। क्लियर? जम्मू और कश्मीर रेशम उत्पादन विकास विभाग ने कोकून किसानों के बीच रेशम उत्पादन क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए उधमपुर में रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है। क्यों किया गया भाई इस मेले का आयोजन? तो जो लोग रेशम उत्पादन से जुड़े हैं, जो किसान रेशम उत्पादन से जुड़े हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके तकनीकी विकास के लिए, कि वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, ठीक है, इस चीज के लिए, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है। आपको कहां किया गया है? तो जगह का नाम याद रखिएगा, उधमपुर में किया गया है। क्लियर? रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लिखिएगा, सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है रेशम उत्पादन को? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्लियर? विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले रेशम का उत्पादन किस देश ने किया था? तो सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन ने किया था। क्लियर? भारत रेशम के सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करता है। रेशम के टोटल 5 किस्म होते हैं। रेशम के टोटल 5 किस्म होते हैं और भारत इकलौता कंट्री है जो इन सभी 5 के 5 किस्मों का उत्पादन करता है। ठीक है, जैसे मलबरी है, टसर है, ओक है, ईड़ी है, मूंगा है, ये पांचों किस्म का उत्पादन भारत में किया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन पता है कौन से किस्म में किया जाता है? मलबरी का। ठीक है, मलबरी सिल्क का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, तो मलबरी रेशम जो है एक कैटेगरी है रेशम की, उसका उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम में यदि पूछे कि भारत में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मलबरी का होता है। क्लियर? और विश्व में सबसे पहले चीन में रेशम का उत्पादन शुरू किया गया था। और अभी जो रेशम किसान मेला का आयोजन हुआ है वो आपका उधमपुर में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो पहला तो यही याद रखिएगा, रूस के प्रेसिडेंट कौन है? सब जानते होंगे इनको, व्लादिमीर पुतिन को, ने किसे रोस्कोसमोस का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? रोस्कोसमोस क्या है? जैसे हमारा इसरो है ना, ठीक है, जैसे हमारा इसरो है वैसे ही उनका क्या है? रोस्कोसमोस है। ठीक है, उनका क्या है? रोस्कोसमोस है। इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका महानिदेशक आई थिंक दमित्री रोगोजिन को नियुक्त किया गया है। दमित्री रोगोजिन। हाँ, दमित्री रोगोजिन को इसका आपको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या खबरें हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, ये तो मिसटाइप हो गया है, इसको छोड़ दीजिएगा।
सोवियत संघ के पतन के बाद 1992 में रोस्कोसमोस का गठन किया गया था। रोस्कोसमोस के बारे में यदि जाने तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपको 1992 में, ठीक है। 1991 में यूएसएसआर का पतन हो जाता है, ठीक है। यूएसएसआर का पतन हो जाता है 1991 में, और 1992 में रोस्कोसमोस का गठन होता है। रूस की राजधानी क्या है? कैपिटल है इसकी मॉस्को। क्या है? मॉस्को इसकी कैपिटल है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दुनिया का रूस सबसे बड़ा देश है एरिया के मामले में, याद रखिएगा, ठीक है। राजधानी इसकी मॉस्को है। करेंसी इसकी रूबल है। करेंसी क्या है इसकी? रूबल है। सारी चीजें लिखते चलेंगे आप, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी रूबल है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे है, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जो रूस में है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसएसआर ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से लड़ाई की थी, ठीक है। ये बताया हुआ है रूस के विघटन, यूएसएसआर के विघटन के बारे में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय यूएसएसआर जो था वो अमेरिका की तरफ से लड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद क्या होता है, यूएसएसआर और अमेरिका में कुछ अनबन हो जाती है, और उस समय से लेकर और आपका 1991 तक एक दौर चलता है जिसे हम कहते हैं शीत युद्ध, ठीक है। शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, ग्राउंड वॉर नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, ठीक है। मनोवैज्ञानिक युद्ध था, कोई आपको हथियारों का युद्ध नहीं था, ठीक है। और वो किसके बीच हुआ था? अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, ठीक है। अंततः 1991 में आपका यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, यूएसएसआर टूट जाता है, ठीक है। सोवियत संघ क्या होता है? 1991 में आपका टूट जाता है, शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। एक डिप्लोमेटिक वार जो कहते हैं ना वो होता है, ठीक है। शीत युद्ध कोई मतलब ग्राउंड वॉर नहीं था, हथियारों के दम पे नहीं लड़ा गया था, एक डिप्लोमेटिक वॉर था। तो 1991 में आपका यूएसएसआर क्या होता है? ब्रेकडाउन हो जाता है, और 1992 में आपका फिर रोस्कोसमोस का गठन होता है। और जो बातें थी रूस से संबंधित वो मैंने आपको बतला दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट का न्यूज आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस कौन से कंट्री से है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। कौन से देश से खिलाड़ी है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। क्लियर? आइए देखते हैं। ये आपके मार्कस स्टोइनिस नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, सही बात है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया, ठीक है। अब ये आगामी जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसमें ये हिस्सा है, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर? ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से तत्काल संन्यास लेने की घोषणा की, जिससे वह 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे, ठीक है। अभी तक इनकी उपलब्धि को देखें तो 71 वनडे खेले इन्होंने, 1495 रन, और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 146 है न्यूजीलैंड के खिलाफ, 48 विकेट। ये बॉलिंग भी कराते थे, ऑलराउंडर थे एक तरह से देखिए तो, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे। हमें ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप उतना गौर मत कीजिएगा। बाकी हमें बस याद ये रखना है मार्कस स्टोइनिस ने हाल ही में संन्यास लिया है, वो किस देश के खिलाड़ी थे, बस इतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स सम्मेलन की बात नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह, ठीक है। ब्रिक्स की जो एक बैठक, अलग अलग बैठक होती है, विदेश मंत्रियों की अलग बैठक होती है, ठीक है। आपको उद्योग मंत्रियों की अलग बैठक होती है। ये युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक है, ठीक है। ब्रिक्स देशों की जो युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह है उसकी बैठक होने जा रही है, और उसका जो नेतृत्व करेगा, ठीक है, मेजबानी करेगा, वो है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। मार्च के अंदर ये आपको होने जाएगा, ठीक है। ये कब होगा? मार्च में होगा, ठीक है। ये आपका मार्च में होगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भारत इसका आपका मेजबानी करने जा रहा है, होस्ट करने जा रहा है। क्लियर? भारत युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की मेजबानी करेगा, ठीक है। 45 प्रतिनिधि उद्यमिता सहयोग को बढ़ाने, युवा उद्यमियों के लिए एक ढांचा बनाने और वैश्विक बाजारों में उनकी भागीदारी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो खबर हो गया कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। मार्च में इसका आयोजन होगा, ठीक है। ब्रिक्स में टोटल कितने कंट्री है? टोटल 5 कंट्री है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, ठीक है। जब बना था ब्रिक्स उस समय ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका नहीं था, ठीक है। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका
2010 में शामिल हुआ था और 2024 में इसमें टोटल 5 कंट्री शामिल हुए थे। 2024 में इसमें टोटल 5 कंट्रीज शामिल हुए थे। कौन कौन से, नाम याद रखिएगा सभी लोग, ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब। ठीक है, ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और सऊदी अरब 2024 में आपको ब्रिक्स में शामिल हुए थे। और अभी जब मैंने आपको पिछले महीने का करंट अफेयर पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे नवीनतम देश जिसने ब्रिक्स की सदस्यता ली है वो कौन सा है, बताइए। मैं आपको हिंट दे दूं, जनवरी 2025, ठीक है, 26 जनवरी 2025 में वहां के आपके राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। और वो कौन है देश है, वो आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया ने 2025 में आपका सदस्यता ग्रहण की है ब्रिक्स की। ठीक है, 2024 में ब्रिक्स समिट कहां हुआ था, तो रसिया में हुआ था, याद रखिएगा। अभी जो हाल ही में ब्रिक्स समिट हुआ है 2024 में का जो समिट हुआ है ब्रिक्स का, वो कहां हुआ है, वो याद रखिएगा आपका रसिया में हुआ है। कहां हुआ है, रसिया में हुआ है। ये कुछ बातें थी ब्रिक्स से संबंधित। ये ब्रिक्स में टोटल कितने कंट्रीज हो गए हैं अभी, तो 5 तो वो थे। ठीक है, 5 2024 में भाग लिए और अभी एक नवीनतम इंडोनेशिया इसमें ऐड हो चुका है। क्लियर। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। क्लियर। और जो अभी युवा उद्यमी जो परिषद का जो बैठक होने वाला है वो कहाँ होगा, तो भारत इसकी मेजबानी करेगा, मार्च में इसका आयोजन होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। ठीक है, जितने भी आपको चिड़ियाघर होते हैं, जितने भी आपके जू है, उनको रेगुलेट करने वाली ये बॉडी है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। किस राज्य में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, सफेद बाघ प्रजनन केंद्र भारत का पहला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वीवीआई, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला है प्रमुख, पहला, ये सब चीजें जहां आ जाती है ना, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां बनने जा रहा है, बताइए। मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, यूपी। पहला प्रजनन केंद्र कहां बनने जा रहा है, तो आपके एमपी में बनने जा रहा है। ठीक है, कहां बनने जा रहा है, आपके एमपी में बनने जा रहा है, एमपी के रीवा में। ठीक है, एमपी के रीवा में आपका बनने जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा में आपका सफेद बाघ प्रजनन केंद्र बनने जा रहा है। आइए इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो कहां मिला है ये चीज, तो मध्य प्रदेश के रीवा में। क्लियर। यह पहल वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर क्योंकि रीवा ऐतिहासिक रूप से अंतिम ज्ञात जंगली सफेद बाघ से जुड़ा हुआ है। रीवा को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है। देखिए, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, सफेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है, तो रीवा को कहा जाता है। ठीक है, रीवा को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, जिनको पता था वो ठीक है, जिनको नहीं पता वो लोग नोट डाउन कर लेंगे ये पॉइंट। रीवा मोहान नामक अंतिम ज्ञात जंगली सफेद बाघ का निवास स्थान था। ठीक है, अंतिम ज्ञात जो सफेद बाघ था जिसका नाम मोहान था, उसका निवास स्थान था रीवा। इसीलिए आपको ये प्रजनन केंद्र कहां खोला गया है, मध्य प्रदेश के रीवा में खोला गया है। एमपी के सीएम कौन है, तो सीएम याद रखिएगा आपके मोहन यादव जी है। मोहन यादव जी आपके एमपी के सीएम है। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आपके मंगू भाई पटेल है। ठीक है, मंगू भाई पटेल है, मंगू भाई पटेल आपके गवर्नर है, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपकी मध्य प्रदेश से रिलेटेड। जो भी फैक्ट्स थे आपको मैंने क्लियर करवा दिए। आज का करंट अफेयर जो भी था मैंने आपको इंपॉर्टेंट वो क्लियर कवर करवा दिया है। तो मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।